प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 3 में वर्णित कवि देव द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है दरबार का अध्ययन करने जा रहे हैं। रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित यह रचना है जिसका शीर्षक है दरबार। रीतिकाल के अधिकांश कवि आश्रयदाता राजाओं के दरबार में संवेदनहीन और कला विहीन लोगों के बीच कविता पाठ करने के लिए विवश हुआ करते थे। दरबारी संस्कृति में राजाओं के दरबार में जो कवि वहाँ पर कविता पाठ करते थे वे ऐसे लोगों के बीच में कविता पाठ करते थे जो कलाविहीन होते थे, जिनको कला की परख नहीं हुआ करती थी। इस प्रकार कलाविहीन और सौंदर्य विहीन लोगों के बीच में ऐसे राज दरबारों में कवियों द्वारा अपनी कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता था। इस सवैये में दरबारों के इसी हृदयहीनता युक्त वातावरण तथा दरबारी कलाकारों की लाचारी का वर्णन किया गया है। राजा घमंड में अंधा और ज्ञान शून्य होता है। उसके मंत्री व दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, गूंगे और बहरों के समान होते हैं। वे कविता न तो सुनते हैं न ही काव्य सौंदर्य का रसपान करते हैं, न ही कविता सुनते हैं और न ही कविता का रसपान करते हैं। ऐसे कला व सौंदर्य से विहीन दरबार में भटका हुआ कलाकार भी असहाय होकर ही अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार कला विहीन, सौंदर्य विहीन, रस विहीन राज दरबार में जो कलाकार होता है वह असहाय स्थिति में होता है और असहाय होकर के ही वह अपनी कला का प्रदर्शन करता है। दरबार के लोग काव्य रचना की भावभूमि और कला शिल्प को नहीं समझते। इस प्रकार कवि की स्थिति एक भ्रमित कलाकार नट के तरह हो जाती है जो रात भर नाचकर भी अपनी कला के प्रति लोगों के हृदय में अपनी कला के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाता है। दरबार शीर्षक कविता में पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर कवि देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो आइए पढ़ते हैं यह कविता जिसका शीर्षक है दरबार। साहिब अंध मुसाहिब मुकेश बाबहीरी रंग रीझ को माचो, भूलो ताहा भट क्यों घट ओ घट, बूढ़ी बेको काहू कर्म न बाचो। भेष न सूझो कयो समझो न बतायो, सुनो न कहाँ रुचि राचो, देवता निबरे नट की बिगरी मति को सगरी निसी नाचो। इस सवैये का सस्वर वाचन करने के पश्चात आइए अब हम इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। साहिब अंध मुसाहिब मुकेश बाबहीरी रंग रीझ को माचो से इस सवैये का प्रारंभ होता है और देवता निबरे नट की बिगरी मति को सगरी निसी नाचो, इस पंक्ति से इस सवैये का समापन होता है। इसका संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत सवैया रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव द्वारा रचित है। हंसी की चोट शीर्षक से इसे उद्धृत किया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। इस सवैये में कवि ने तत्कालीन राज दरबारों की पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कवि ने कला विहीन, रस विहीन, सौंदर्य विहीन इस प्रकार के राज दरबार में रहने वाले लोगों, राजाओं, वहाँ के मंत्री और सभासदों इत्यादि पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साहिब अंध मुसाहिब मुकेश बाबहीरी रंग रीझ को माचो। आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं और इस पंक्ति में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। साहिब से आशय है स्वामी यानी राजा। राज दरबार में जो साहिब की भूमिका में है, जो राजा की भूमिका में है। अंधा होना। मुसाहिब से आशय है राजा के मंत्री, राजा के मुंह लगे कार्मिक कर्मचारी, दरबारी लोग। सभा बहिरी। मूक से आशय है गूंगा होना। मूक से आशय है जो बोलने में असमर्थ हो, गूंगा होना।
बहिरी, बहिरी से आशय है न सुनने वाली, बहरा हो जाना, सुनने योग्य न होना, जो नहीं सुनता है बहरा। रीझको माचो, इन पंक्तियों के माध्यम से रीतिकाल के कवि देव कहते हैं कि दरबारों में, राज दरबारों में कला विहीन, सौंदर्य विहीन और रस विहीन इस प्रकार के लोगों का जमावड़ा हो गया है जिनको कला का बिल्कुल भी परख और जानकारी नहीं है। ये न तो कला के पारखी है, न ही इनको कला का किसी भी प्रकार से ज्ञान है। इस प्रकार कवि देव इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि साहिब अंध, जो राज दरबार का जो स्वामी है, राज दरबार में जो राजा है, राज दरबार का जो मुखिया है, वह अंधे की तरह है। उसमें ज्ञान शून्यता है, उसमें ज्ञान है ही नहीं, वह तो अंधे की तरह अपने आप को अभिव्यक्त करता है। मुसाहिब मूक, और मुसाहिब जो राजा के मुंह लगे हुए कार्मिक है, राजा के साथ और दूसरे जो काम करने वाले जो दरबारी लोग हैं, राजा के जो मंत्री इत्यादि हैं, वे सब लोग मूक हो गए हैं, वे सब लोग गूंगे हो गए हैं, वे सब लोग बोल नहीं रहे हैं। सही बात को सही कहकर वे लोग बोल नहीं रहे हैं। वे काव्य का रसास्वादन करने के लिए राजा को न तो उत्साहित करते हैं, न प्रोत्साहित करते हैं, न कलाकार काव्य कलाकार द्वारा, कवि द्वारा जो कहा जा रहा है, न ही वो ठीक ठीक प्रकार से उसका रसास्वादन करने में राजा का सहयोग करते हैं। सभा बहिरी, और सारी की सारी सभा है वह भी बहरी हो गई है, ऐसी हो गई है मानो पूरी की पूरी सभा बहरी हो गई हो। वे कवि द्वारा जो काव्य रचना प्रस्तुत की जा रही है, कलाकार द्वारा जो अपनी कला का प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बारे में वो बिल्कुल एकदम बहरे बनकर के बैठे हैं, गूंगे बनकर के बैठे हैं। न तो वो सुन रहे हैं और न ही किसी प्रकार का उसके प्रति प्रत्युत्तर कर रहे हैं। रंग रीझ को माचो, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आश्रयदाता राजा अपने दरबार में कलाकारों को बुलाकर उनका सम्मान करने का केवल दिखावा मात्र ही करते थे। राजा जो आश्रय प्रदान करते थे, वे अपने यहाँ पर कलाकारों को, कवियों को यहाँ पर आमंत्रित कर लेते थे, वो उनको आश्रय देने का दिखावा मात्र ही किया करते थे। अपने युग के दरबारी वातावरण पर कटाक्ष करते हुए रीतिकालीन कवि देव कहते हैं कि दरबार में राजा अंधा यानी ज्ञान शून्य होता है, साहिब अंध यानी राजा अंधा यानी ज्ञान शून्य होता है, कला के संबंध में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। राजा साहिब अंध से आशय है कि जो साहिब है, राजा है, वह अंधा है, ज्ञान शून्य है और उसे कला से संबंधित कोई अधिक ज्ञान नहीं है। मुसाहिब मूक, दरबार में राजा का मंत्री गूंगा यानी हृदयगत सच्ची बात को कहने में असमर्थ होता है। जो सच्ची बात है, सच्ची को सच्ची बात के रूप में कहने में वह असमर्थ है। सबा बहिरी, वह राजा की हाँ में हाँ ही मिलाता है। जो मुसाहिब है, जो राजा का मंत्री है, राजा के दरबारी हैं, वे सब मूक हैं और वे राजा की हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। वे सही और सच्ची बात को विश्वासपूर्वक कहने से डरते हैं। सभा बहिरी, और सभा गूंगी बहिरी है। गूंगी बहिरी से आशय है चुप रहने वाली है, यानी वे न तो कला के उस प्रदर्शन के साथ में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और पूरी तरह से वे गूंगे और बहरे बने हुए हैं। रंग रीझ को माचो, वहां सभी अपने अपने राग रंग में डूबे हुए हैं। उस दरबार की स्थिति ऐसी है कि सभी दरबारी, सभी वहां पर रहने वाले लोग अपने ही अपने काम में, अपने ही अपने राग रंग में डूबे हुए हैं। साहिब अंध मुसाहिब मुके सबा बहिरी, रंग रीझ को माचो, भूल्यो ताहा भट क्यों घटे, ओ घट बूढ़ी बिको काहू कर्म न बाचो। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं इन पंक्तियों में आए हुए। भूल्यो तहां भटक्यो, भटक्यो से आशय है भटक गया, भटक जाना, भटक गया। घट, घट से आशय होता है हृदय, मन, मन घट, घट ओघट, ओघट से आशय है दुर्गम रास्ता। बूढ़बे को, बूढ़बे से आशय है डूबने के लिए, बूढ़बे को डूबने के लिए। काहू, काहू मानी किसी। बाँचो, बाँचो से आशय होता है बचा हुआ होना। इन पंक्तियों के माध्यम से रीतिकाल के कवि देव कहते हैं कि तहां भूल्यो तहां भटक्यो घट ओघट, यदि किसी प्रकार से
कोई भी अच्छा कलाकार, कोई प्रतिभाशाली कलाकार, कोई काव्य कलाकार या अन्य कलाओं का जानकार व्यक्ति यदि भूले भटके से ऐसे राज दरबार में आ जाए जहां के लोग कला के पारखी न हो, तो वहां पर उस कलाकार की स्थिति बहुत अधिक असहाय की सी हो जाती है। और भूल्यो तहां भटक्यो घट ओगट बूढ़ी को काहू कर्म न बाँचो। और वहां राज दरबार में कोई भी गुणी व्यक्ति जो कला का पारखी हो, कला का कद्रदान हो, उस कलाकार को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार का उस कलाकार के गुणों का पारखी व्यक्ति उस कलाकार को वहां उपलब्ध नहीं होता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देव कहते हैं कि दरबार में सभी अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। ऐसे कला विहीन नीरस वातावरण में यदि कोई कलाकार भूल से फंस भी जाता है, यदि किसी राज दरबार में, जहां राज दरबार का पूरा वातावरण कला से शून्य है, कला विहीन है, सौंदर्य शून्य है, रसपान करने वाले रसिकों से विहीन है, भूल्यो तहां भटक्यो, तो वहां पर यदि कोई कलाकार भूल से फंस भी जाता है, भूल भटक करके उस वहां पर उसमें आ जाता है, तो उसकी स्थिति मार्ग के उस कलाकार की स्थिति मार्ग से भटके हुए व्यक्ति के समान हो जाती है। उसे डूबने के लिए किसी काव्य रसिक गुणी व्यक्ति के हृदय की गहराई नहीं मिलती। घट ओ घट बूढ़बे को, बूढ़बे से डूबने के लिए किसी भी इस प्रकार के हृदय में, जो गुणवान हृदय है, जो कला का पारखी हृदय है, उसके अंदर उस कलाकार को डूबने के लिए स्थान नहीं मिलता, क्योंकि लोग गुणों को परख ही नहीं कर पा रहे, कला की परख ही नहीं कर पा रहे हैं। और इस प्रकार से किसी काव्य रसिक गुणी व्यक्ति के हृदय की गहराई में उसे स्थान नहीं मिलता। उसे डूबने के लिए, अपनी काव्य कला की प्रस्तुति कर उसके हृदय में स्थान बनाने के लिए, उस गुणी व्यक्ति के हृदय में स्थान बनाने के लिए उस कलाकार को स्थान ही नहीं मिलता। वह कलाकार कला विहीन व्यक्तियों के बीच भटकता रहता है। भूल्यो तहां भटक्यो घट ओ घट बूढ़बे को काहू कर्म न बाँचो। वह कलाकार कला विहीन व्यक्तियों के बीच में भटकता रहता है। ये लोग भोग विलास में डूबकर पूरी तरह से अकर्मण्य बन चुके हैं। काहू कर्म न बाँचो, बस ये किसी भी कर्म में विशेष रूप से प्रवृत्त न होकर ये दिन रात भोग विलास में ही डूबे रहते हैं। भूल्यो तहां भटक्यो घट ओ घट बूढ़बे को काहू कर्म न बाँचो। भेष न सूझो कयो समझो न बतायो सुन्यो न कहाँ रुचि राचो। इस पंक्ति में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। राचो, राचो से यहां से होता है मग्न होना। भेसन सूझो कयो समझो न बतायो सुन्यो न कहा रुचि राचो। इस प्रकार के राज दरबार में जहां पर कला की कोई विशेष रूप से कद्र नहीं होती, कला के जहां पारखी नहीं होते, कला को जहां पर महिमा और कला को जहां पर सम्मान प्रदान नहीं किया जाता, ऐसे स्थान पर भेसन सूझो कयो समझो न, कलाकार जो कुछ कहता है उसको कोई भी नहीं समझ पाता। जो कलाकार अपने हृदय की सच्ची प्रस्तुति करना चाहता है, जो कहना चाहता है, उस भाव को, उस सौंदर्य को वहां दरबार में उपस्थित लोग उस भाव के साथ में अपना जुड़ाव नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार से उस कलाकार की स्थिति बहुत असहाय सी होती चली जाती है। रीतिकाल के कवि देव कहते हैं कि योग्य कलाकार जब उसकी कला को राज दरबार में कोई भी व्यक्ति नहीं पहचानता, कलाकार यदि कोई कला की सच्ची प्रस्तुति करता है या सही मार्ग बताता है, भेसन सूझो कयो समझो न, यदि कलाकार अपनी कला की कोई सच्ची प्रस्तुति करता है या कोई मार्ग बताता है तो उसे कोई सुनता नहीं और न ही कोई समझता है। कयो समझो न ही उसे कोई समझता है और न ही कोई ध्यान से उसको सुनता है। बतायो सुन्यो न, अर्थात यहां कोई किसी की कुछ भी नहीं सुनता है और न ही कोई कुछ समझता है। कहा रुचि राचो, जिसकी जिसमें रुचि होती है वह उसी कार्य में मग्न है, उसी कार्य में वो संलग्न है। जिसकी जैसी रुचि है वह उसी कार्य में संलग्न है। जिस दरबारी की जिस कार्य में रुचि है वह दरबारी उसी कार्य में मग्न रहता है। भेसन सूझो कयो समझो न बतायो सुन्यो न कहाँ रुचि राचो। देव तहाँ निबरे नट की बिगरी मति को सगरी निसी नाचो। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। निबरे नट, निबरे नट से आशय होता है कला से भ्रमित कलाकार, कला से भ्रमित कलाकार। निबरे नट, नट जो
अपने नाच कूद करके और विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करके अपनी कला की अभिव्यक्ति करते हैं। निबरे नट, वह प्रतिभाशाली नट भी अपनी कला से भ्रमित हो जाता है, तब उसे निबरा नट की संज्ञा दी जाती है। कला से भ्रमित कलाकार। मति, मति से आशय होता है बुद्धि। सगरी, सगरी से आशय होता है सारी। निशी, निशी से आशय होता है रात। नाचो, नाचो से आशय होता है नाचा। कवि देव, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव कहते हैं कि तहां निबरे नट की बिगड़ी मति, उस कला संपन्न जो नट है, जो कलाकार है, जो कला से भरा हुआ है, इस प्रकार का जो कलाकार है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है कि वह सारी रात नाचता है, सारी रात अपनी कला का प्रदर्शन करता है, लेकिन उसकी कला की परख कोई नहीं करता, उसके कला के कदरदान कोई भी नहीं है, और वो सारी रात नाच नाच करके अपनी कला का प्रदर्शन करता रहता है। उसकी कला की प्रशंसा करने वाला वहां कोई भी नहीं है। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देव कहते हैं कि ऐसे राजाओं के नीरस दरबार में किसी योग्य कलाकार की स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसी अपनी प्रतिभा से भटके कलाकार रूपी बुद्धिमान नटकी हो जाती है, जो रात रात भर नाचकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। प्रतिभाशाली कलाकार, वह जो नट है, जो कलाकार है, वो बहुत प्रतिभा से भरा हुआ है, लेकिन वह ऐसे लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है जिन लोगों को कला की परख ही नहीं है। वे तो रसहीन है, कला विहीन है और सौंदर्य विहीन भी है। इस प्रकार कला के पारखी लोग नहीं है, और ऐसे कला के पारखी लोग न होने की स्थिति में वह रात भर नाचता ही रहता है, लेकिन कोई भी उसकी कला की प्रशंसा नहीं करता, लेकिन उसके नृत्य की, उसकी कला की कोई प्रशंसा नहीं करता। उसकी कला का आनंद किसी को भी नहीं मिलता, क्योंकि लोग उसकी कला को समझ ही नहीं पाते, उसकी कला की परख ही नहीं कर पाते, उसके गुण ग्राहक ही नहीं है। दरबारियों में कलाकार एवं उसकी कला के प्रति कोई रुचि नहीं है। विशेष इन पंक्तियों का कवि ने अपने युग की दरबारी संस्कृति के प्रति असंतोष का भाव व्यक्त किया है। इस सवैया में रीतिकालीन दरबारी वातावरण का यथार्थ चित्रण हुआ है। रुचि राचो, निसी नाचो, निबरे नट, इनमें रुचि राचो में रे, राचो में रे वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। जिस प्रकार निसी नाचो में न वर्ण की आवृत्ति हुई है, नाचो में न वर्ण की आवृत्ति हुई है, निबरे नट में न, नट में न वर्ण की आवृत्ति हुई है, इस प्रकार एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। घट ओ घट में यमक अलंकार का सौंदर्य निहित है। प्रसाद गुण है। ब्रज भाषा का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग हुआ है और इसमें सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है दरबार का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कवि देव द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है हंसी की चोट, दूसरी रचना जिसका शीर्षक है सपना, तीसरी रचना जिसका शीर्षक है दरबार से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।